नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में भारत की जनगणना 2011 और आगामी जनगणना 2027 के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे एमसीक्यू में। यह करंट अफेयर का हॉट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले एग्जामों के लिए हम लोग आज इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। यहाँ पे टोटल 50 प्रश्न है, तो अब बिंदास होकर देखिए। बहुत ही कम समय में हम लोग डायरेक्टली आंसर और क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट आंसर देखते हैं। देखिए क्या है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना को सेंसस बोलते हैं। जनगणना 2027 के लिए राजपत्र अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा कब जारी की गई थी। जनगणना एवरी 10 ईयर में होता है। पहला जनगणना आपको बता दें कि 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। फिर नियमित रूप से 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 माना जाता है। उसके बाद ये भारत का जो अब इन 2027 में ये होना था 2021 में, लेकिन कोरोना और कोविड के कारण और सरकार के फेलियर के कारण नहीं हो पाया। अब ये हो रहा है 2026-27 में, जो दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना है, डिजिटल हो रहा है और पहला जनगणना है। ये स्वतंत्र भारत का 8वां जनगणना होगा। और आपको बता दें कि ये जो आपका जब से स्टार्ट हुआ 1881 से, तब से लेकर ये जो है से इसका ये 16वां क्रम है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 2011 का आंकड़ा में ये याद रख सकते हैं कि ये स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था और टोटल जो था से ये 15वां था। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। और आपको बता दें कि 2027 जनगणना के लिए ये 2 फेज में कराया जा रहा है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री सैंड आर्टिस्ट उड़ीसा के सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। तो पहला प्रश्न यही पूछा गया कि नोटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा कब जारी किया गया। तो 1 का बी होगा 16 जून को। 16 जून 2025 को आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 1 का आंसर आपका बी होगा। 16 जून 2025 को नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आगामी जनगणना 2027, आगामी मतलब अपकमिंग सेंसस जो है 2027 का भारत की कुल कौन सी जनगणना होगी। तो 2 का राइट आंसर कुल पूछा गया, मतलब टोटल। ये स्वतंत्र भारत या इंडिपेंडेंस के बाद नहीं पूछा जा रहा है, ये मतलब जब से स्टार्ट हुआ है तब से पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि आगामी जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना होगी, टोटल पूछा गया। तो 2 का आंसर सी होगा, 16वीं जनगणना होगा। 2011 का जनगणना जो था आपका वो 15वीं जनगणना था। एकदम क्लियर कट रखिए, आपको कहीं कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार से नहीं होना है। तो 15वीं जनगणना 2011 का, अब 2026-27 वाला जनगणना 16वीं होगा। तो दोनों आपको फैक्ट समझ में आ गया। और 14वीं जो आपका था वो कब का था, तो आप सिंपल निकाल सकते हैं, 2001 का जनगणना था। जनगणना हर 10 साल में होता है। और 17वीं जो है से वो आने वाला 10 ईयर के बाद होगा। ये 2026-27 के बाद जब 10 साल आएगा उसके बाद वो आपका होगा। देखिए स्वतंत्र यानी आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद आगामी जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना होगी। तो 3 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा, यानी कि 8वीं जनगणना होगी। आपको बताएं कि 2011 का जनगणना, देखिए 2011 का जनगणना जो था वो आज़ादी स्वतंत्रता के बाद वो आपका 7वीं जनगणना था। अब आज़ादी और स्वतंत्रता के बाद 2021 का जनगणना, हम हालांकि 2027 और 2026 के जनगणना को 2021 जनगणना भी बोल सकते हैं। टेक्निकली 2021 में होना था, सरकार का फेलियर है, सरकार नहीं करा पाई। तो 2027 का जनगणना ये 8वीं जनगणना है आज़ादी स्वतंत्रता के बाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर तो होगा क्या, बी हो जाएगा। 9वीं जनगणना कब होगा, तो 21 के बाद, मतलब मान सकते हैं आपके 2031 में। लेकिन यह 2031 में सरकार नहीं करा पाएगी, क्योंकि 2026-27 में अब हो रहा है, होना था 2021 में, तब 31 में हो पाता। तो अब तो लेटेस्ट कराते इतना कम समय में, फिर नहीं हो पाएगा, ये फिर होगा कई सालों के बाद। देखिए वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त यानी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है। इन्हीं के द्वारा जो है जनगणना कराया जाता है, इन्हीं के देख रेख में। 4 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, मृत्युंजय कुमार नारायण। तो इनका नाम आप याद रखें, मृत्युंजय का। क्यों, क्योंकि ये भारत के अभी वर्तमान में प्रेजेंट में रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है, यानी कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल एंड जनगणना आयुक्त है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनगणना 2027 के पहले चरण फर्स्ट फेज का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अप्रैल से सितंबर 2026, यानी कि अप्रैल मंथ से लेकर सितंबर 2026 तक ये पहला फेज, ये 2 फेज में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों को स्वगणना का मतलब होता है सेल्फ अपना डाटा या फिर अपना जानकारी प्रोवाइड करना। सेल्फ गणना को आप बोल सकते हैं सेल्फ इनुमरेटर या फिर इनुमरेशन। वो कौन सी नई सुविधा दी गई है? तो देखिए जनगणना 2027 या 26 के पहले चरण यानी फर्स्ट फेज के नागरिकों को जो है यानी पहले चरण फर्स्ट फेज में नागरिकों को सिटीजन को कौन सी स्वगणना के लिए कौन सी सुविधा दी गई है? तो आपका 6 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल एक सुविधा दिया गया है, इसी के तहत आप करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किया गया स्वगणना यानी सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा? तो ये वाला आपका राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? तो 7 का आपका सी हो जाएगा, 14 भाषाओं में। जबकि भारत के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग को 14 भाषाओं का ये जो है भारत सरकार ने प्रोवाइड किया जनगणना 2027 के लिए। किसके लिए? तो स्वगणना के लिए। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 8 की गणना 2027 के पहले चरण के दौरान मुख्य रूप से क्या कार्य किया जाएगा? तो आपको बता दें कि जो फर्स्ट फेज है जनगणना 2026-27 के पहले चरण फर्स्ट स्टेप के मुख्य रूप से जो कार्य किया जाएगा वो आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 8 का। तो 8 का आपका बी होगा कि घर सूचीकरण यानी कि घरों का सूचीकरण किया जाएगा, आवास डाटा संग्रह, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस। तो ये होता है फर्स्ट। और सेकेंड में आदमियों का उसमें क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनगणना 2027 के पहले चरण यानी फर्स्ट स्टेप में मुख्य रूप से ये वाला भी चल रहा है, इसके बाद आपका सेकेंड वाला स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका प्रश्न नंबर 9 है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग की अवधि कितने दिनों की जो है निर्धारित की गई है? कितने दिनों के लिए निर्धारित किया गया है? तो 9 का राइट आंसर बी होगा, 30 दिनों के लिए। तो ये याद रखिए 30 डे आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आपका 30 डे दिया गया है। अब हमारा 10 में भी उसी से रिलेटेड है कि जनगणना 2027 का दूसरा चरण यानी सेकेंड फेज सामान्यतः कब से शुरू होगा? तो 10 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, फरवरी 2027 से ये शुरुआत होगा। इसे हम सेकेंड स्टेज कहेंगे या सेकेंड फेज भी कहेंगे या दूसरा चरण कहेंगे। ये जनगणना 2027 का भाग है। तो इस प्रकार से आपका ये फरवरी 2027 में स्टार्ट होगा। हम लोग देखिए फर्स्ट और सेकेंड 2 स्टेज में हो रहा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले इलाकों में दूसरा चरण कब शुरू हो जाएगा? तो इस प्रकार से आपका 11 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, सितंबर 2026। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका 11 का ए हो जाएगा। जनगणना 2027 के दूसरे चरण, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत मुख्य रूप से कौन सा कार्य किया जाएगा? तो जनगणना के दूसरे चरण जो 27 वाला है उसका सेकेंड स्टेज या फेज में वो कौन सा कार्य किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जनगणना, जनसंख्या की गणना मतलब पॉपुलेशन इनुमरेशन, लोगों की गणना किया जाएगा। यही डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में पता चलेगा कि भारत में गरीबी कितना है, बेरोजगारी कितना है, महामारी टाइप से कितने लोगों को बीमारी से ग्रसित है, कितने लोगों को जॉब नहीं है, तो कितने लोग जो है बेसिक जो होता है ना, जैसे हम कपड़ा, मकान, रोटी, ये सब कितने लोग अभावों में जी रहे हैं। तकनीकी और प्रक्रिया के आधार पर जनगणना 2027 भारत की किस प्रकार की पहली जनगणना होने जा रही है? तो ये वाला आपका 13 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, पहली डिजिटल जनगणना। ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि तकनीकी और प्रक्रिया के आधार पर जनगणना 2027 भारत के किस प्रकार की पहली जनगणना होगी? तो ये डिजिटल सेंसस होगा, जनगणना होगा यानी डिजिटल रूप से। क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि आज़ादी या स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना 2027 में किस विशेष श्रेणी की गिनती को भी शामिल किया जाएगा? तो ये वाला आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी जाति आधारित गिनती, कास्ट बेस्ड सेंसस। इसे बोलेंगे कास्ट बेस्ड इनुमरेशन या फिर बोलेंगे जाति आधारित गिनती, कास्ट बेस्ड इनुमरेशन। ये आज़ादी स्वतंत्रता के बाद पहली बार हो रहा है। और पहली बार जनगणना में इसे कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था और उसके बाद अब ये वाला हो रहा है। तो ये आज़ादी के बाद ही हो रहा है, जो कि भारत सरकार ने इसको माना है और अडॉप्ट किया है, और इसको जो है साथ में ये कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाएगा। भारत में अंतिम बार पूर्ण रूप से जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट सेंसस कब आयोजित की गई? और भारत में आज़ादी के बाद बिहार पहला राज्य बना इस प्रकार के सेंसस को करने वाला। उसके आधार पर भारत सरकार ने भी 2027 जनगणना में जाति आधारित सेंसस यानी कास्ट सेंसस को शामिल किया। तो इस प्रकार से इस जो है यह पूछा जा रहा है आपसे कि अंतिम बार
पूर्ण रूप से जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस को कब आयोजित किया गया था? तो 15 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में, 1931 में। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, 1931 क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर यानी दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सुदर्शन पटनायक। रेत कलाकार है, आर्ट यानी कि आप बोल सकते हैं सैंड आर्टिस्ट है, इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है इनके कलाकारी के लिए। तो जनगणना 2027 के लिए से दूत ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आगामी जनगणना 2027 का आधिकारिक आदर्श वाक्य स्लोगन को क्या तय किया गया है भारत सरकार के द्वारा? तो ये क्या है, जनगणना से जन कल्याण। तो याद रखिएगा, जनगणना से जन कल्याण, यही आगामी जनगणना 2027 का स्लोगन है, वाक्य है, ध्येय वाक्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि भारत की जनगणना किस अधिनियम एक्ट के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कराई जाती है? यह हाल ही में न्यूज़ में था और बहुत ज़्यादा चर्चित भी था। 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जनगणना अधिनियम 1948। इसे बोलते हैं सेंसस एक्ट 1948। इसी के तहत कुछ लोगों 10 से 12 लोगों को जो सरकारी टीचर थे उन्हें FIR दर्ज किया गया उन पे। क्यों? क्योंकि सरकारी टीचर को ही काम दिया जाता है जो है जनगणना कराने का। तो उन्होंने मना कर दिया, उन लोगों को बार बार बोलने से भी जैसे इग्नोर कर दिया, वो ना जाके जनगणना किए, ना ही कुछ लिस्टिंग किए, ना ही किसी से कुछ पूछे। तो वो इग्नोर करने पर जो है सरकार व फिर वहाँ लोकल जो थे जहाँ के लोग ऐसे किए, वहाँ के लोगों ने उस पर FIR किया इसी एक्ट के तहत। तो भारत की जनगणना किस अधिनियम एक्ट के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कराई जाती है? तो सेंसस एक्ट 1948। अब देखिए जनगणना के सुचारू संचालन और कार्यान्वयन के लिए देश में कौन से नियम रूल्स लागू होते हैं? तो यहाँ 19 का राइट आंसर आपका बी होगा, जनगणना नियम 1990 यानी सेंसस रूल 1990। एक 1948 याद रखिए, वो एक्ट है, ये रूल है 1990 का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में जनगणना का कार्य शीर्ष स्तर पर किस संस्था या कार्यालय द्वारा किया जाता है? शीर्ष मतलब टॉप या एपेक्स। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका बी होगा, भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनरल आयुक्त कार्यालय। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, राइट आंसर बी होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में जनगणना का विषय किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है? तो 21 का बी होगा, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। जनगणना का काम, ये जनगणना का जो सब्जेक्ट है सेंसस का, ये भारत के गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि 11 जुलाई को एवरी ईयर हम लोग जनगणना या पॉपुलेशन डे मनाते हैं। पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब 8 बिलियन है। 1804 ईस्वी में, यानी 1804 ईस्वी में 19वीं सदी में मात्र पूरी दुनिया की आबादी 1 अरब 1 बिलियन था। ये तेज़ी से ग्रो किया, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर बोल सकते हैं जनसंख्या विस्फोट। विश्व में व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम, व्यवस्थित मतलब बहुत अरेंजमेंट, बहुत अच्छे तरीके से सर्वप्रथम आधुनिक जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? तो 22 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, स्वीडन, 1749 ईस्वी। तो ये वाला याद रखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन, यूरोप का एक देश है। 1749 ईस्वी में ये बहुत अच्छे तरीके से कराने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। विश्व में सर्वप्रथम नियमित यानी दशकीय जनगणना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसेनियल सेंसस की शुरुआत किस देश में हुई थी? यानी कि एवरी 10 ईयर में जनगणना होगा, यही आपसे पूछा गया, ये सबसे पहले किस देश में हुआ था? 23 का आपका बी होगा, अमेरिका, 1790 में, यानी 1790 में, 1790 ईस्वी में अमेरिका में पहली बार विश्व में दशकीय यानी कि डेसेनियल सेंसस या फिर दशकीय जनगणना की शुरुआत किया गया था। भारत में पहली बार, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार गैर दशकीय जनगणना किसके कार्यकाल में और कब आयोजित की गई थी? तो इस प्रकार से 24 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? बी होगा, लॉर्ड मेयो, 1872। तो ये वाला आप याद रखिए, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुआ, लेकिन व्यवस्थित तरीके से 1881 में लॉर्ड रिपन के समय होता है। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ, जो कि गैर दशकीय था। उसके बाद लॉर्ड रिपन के समय से नियमित रूप से होने लगा। देखिए ये क्वेश्चन तो यहाँ दिया गया है कि भारत में नियमित रूप से दशकीय जनगणना यानी 10 ईयर में डेसेनियल या फिर डेनियल आप बोल सकते हैं, ये आपका सेंसस है, प्रारंभ कब और किसके शासनकाल में हुआ? तो 25 का राइट आंसर भी होगा, 1881। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है भारत में नियमित
रेगुलर दशकीय जनगणना प्रारंभ किया गया? तो 1881 लॉर्ड रिपन। और नहीं तो गैर दशकीय पूछा जाएगा और पहली बार पूछा जाएगा तो 1872। ये ना जाने कितने एग्जामों में पूछा है, छोटा सा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट करता है, लेकिन लोग रिवीजन नहीं करते तो माइंड से स्लिप कर जाता है। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो आपका 26 का राइट आंसर सी होगा 1951, 1951 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 में आयोजित की गई जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 2011 में जो आयोजित की गई थी वो भारत की कौन सी सेंसस था? तो आपका 27 का यहाँ पे बी हो जाएगा। 15वीं थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं। तो स्वतंत्र भारत की यानी भारत के आज़ाद या स्वतंत्रता के बाद ये 7वां था और ये कुल मिला के 15वां था। तो इस प्रकार से अगर 2027 की जनगणना की हम बात करेंगे तो क्या करेंगे? 16वीं एंड 8वीं, ये आपका दोनों इसमें याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर आपका 2011 पूछा जाएगा तो ये वाला होगा यानी कि बी होगा। और यहीं पे अगर डाटा की हम बात हटा के यहाँ पे हम जो से 2011 हटा के 27 कर देंगे 2027, तो आपका 16वीं या स्वतंत्र भारत की 8वीं हो जाएगा। इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से इस वीडियो से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये आपका स्टैटिक भी है और करेंट भी है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची और सूची लिस्ट के अंतर्गत जनगणना के विषय को शामिल किया गया है? 28 का राइट आंसर आपका बी होगा। 7वीं अनुसूची संघ सूची यानी प्रविष्टि संख्या 69 है। आपको बता देते हैं कि भारत के 7वीं अनुसूची में यहाँ पे जो है संघीय व्यवस्था का प्रावधान है, मतलब कि शक्तियों का बंटवारा है। यहाँ पे 3 सूची है, एक राज्य सूची है, केंद्र सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो जनगणना जो है ये भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत लिस्ट नंबर 1 में आता है, यानी कि ये जो आपका जो है 7वीं अनुसूची के ये संघ सूची का विषय है और ये लिस्टिंग संख्या कितना है? तो 69 है। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। इसमें जो है संसद कानून बना सकता है, संशोधन कर सकता है, इसमें राज्यों का अधिकार नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत भारत में जनगणना कराने के जिम्मेदार केंद्र सरकार को सौंपी गई है? तो 29 है, 29 का बी होगा अनुच्छेद 246। 246 अनुच्छेद रखिए, इसे बोलेंगे आर्टिकल 246 के तहत भारत के संविधान आर्टिकल 246 के तहत भारत में जनगणना कराने यानी सेंसस जो है कराने का जिम्मेवारी सौंपा गया है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल वास्तविक जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो यहाँ पे आपका 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा 121 अरब यानी कि लगभग 121 करोड़। देखिए अभी भारत की आबादी 1.45 बिलियन या अरब आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप बोलिए 145 करोड़। इसी प्रकार से 121 करोड़ था जनगणना 2011 के अनुसार। और आपको बता दें कि अगर इसको अरब या बिलियन में बोलेंगे तो 1.21 बिलियन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका आंसर पता चल गया। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 31 है कि वर्ष 2011 से 2021 के दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि डिकेडल ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रही है? तो ये 10 सालों में भारत की जो सर डिकेडल ग्रोथ रेट जिसे दशकीय जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं, ये कितना है? 2001 से 11 के बीच। ये प्रतिशत में परसेंटेज में पूछा जा रहा है। 31 का आंसर बी होगा 17.64%। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला डाटा तो कई एग्जामों में पूछा है। आपका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार यानी सेंसस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या विश्व कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा है कि जनगणना जो आपका जो है जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। 32 का आपका राइट आंसर सिंपल बी होगा 17.5। तो आपको जो है ये याद रखना है कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 17.5 सिर्फ भारत में रहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से। 2023 में ये आंकड़ा चेंज हुआ, 22-23 में। पहले ये चीन था, अब भारत नंबर 1 पर आ गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपको इसमें और इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 में क्यों? क्योंकि 31 में भी कुछ ऐसी 17.64 है, तो ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर डिकेडल ग्रोथ रेट है। यहाँ भी आपका 17.5 है। तो ये आपका पूछा पूरे विश्व की जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या प्रतिशत कितना है। जनसंख्या
2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट, टोटल लिटरेसी रेट कितनी प्रतिशत है झारखंड पूरे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंडिया का। तो आपका 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 74.04%। तो इसको 74 यानी 74.4% भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत की लिटरेसी रेट कितना है जनगणना 2011 के अनुसार, 74.04%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुषों की साक्षरता दर यानी मेल लिटरेसी रेट कितनी दर्ज की गई है। अब पुरुष साक्षरता दर पूछा जा रहा है, मेल लिटरेसी रेट कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं परसेंटेज में, तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, 82.14% आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में महिला साक्षरता दर यानी फीमेल लिटरेसी रेट कितनी प्रतिशत है पूरे इंडिया में अकॉर्डिंग 2011 सेंसस। तो आपका यहाँ 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 65 यानी कि पुरुषों से अपेक्षा में महिलाएं कम पढ़ी लिखी है, तो 65.46% है, ये वाला आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात यानी लिंगानुपात का मतलब सेक्स रेशियो क्या है। तो भारत का सेक्स रेशियो राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 36 का भी हो जाएगा, 943 महिलाएं पर प्रति 1000, मतलब कि 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 पुरुषों पर 943 यानी 943 महिलाएं, ये आपका सेक्स रेशियो है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या रूरल पॉपुलेशन का प्रतिशत कितना है। तो 37 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 37 है तो आपका बी हो जाएगा, 68.84% लगभग 833 मिलियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय और शहरी जनसंख्या, नगरीय को ही शहरी बोलते हैं और इंग्लिश में अर्बन पॉपुलेशन कहेंगे, तो नगरीय या शहरी जनसंख्या या तो अर्बन पॉपुलेशन का प्रतिशत कितना है जनगणना 2011 के अनुसार। तो 38 का यहाँ पे आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, 31.16% लगभग 3.77 मिलियन। तो ये पहला याद रखिए 377 मिलियन, या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 31.16%, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंकड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है 39। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना दर्ज किया गया है। पूरे भारत में नंबर 1 पॉपुलेशन जनसंख्या डेंसिटी में बिहार है, ये वाला आपको तो भूलना ही नहीं है। इस प्रकार से 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व यानी टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे आपका 382 हो जाएगा। तो ये याद रखना। और टॉप लेवल पे कौन है, तो बिहार है। तो कितना है, तो आपको याद रखना बिहार में आपको 1100 लगभग 6 देखने को मिलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 2 राज्य क्रमशः कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र में और तीसरा बिहार है। तो ये वाला आप याद रखिए क्रम से। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से आपका यूपी उत्तर प्रदेश है जिसका कैपिटल लखनऊ है, फिर आपका महाराष्ट्र है मुंबई हो जाएगा, बिहार का पटना हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 22 करोड़, महाराष्ट्र का 10 करोड़, बिहार का भी आसपास आपको 10 करोड़ देखने को मिलेगा। न्यू रिपोर्ट आएगा, न्यू डाटा आएगा तो यह आंकड़ा और डाटा चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से 40 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 2 राज्य, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी कौन सा है। तो 41 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी होगा, दिल्ली है। सबसे अधिक पॉपुलेशन छोटा सा है लेकिन एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा विकसित होने के कारण। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या लोवेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रकार से सबसे छोटा भारत के राज्य की बात करें अकॉर्डिंग टू जनसंख्या पॉपुलेशन तो 42 का सिक्किम हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य पॉपुलेशन या जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम है, नहीं तो फिर एरिया के हिसाब से तो आपका गोवा है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 43 का आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा, लक्षद्वीप है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन वाला यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जिसका कैपिटल कावारती है, ये अरेबियन सी में लोकेटेड है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर यानी हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है। तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर भी होगा, केरल है, 94% है इसका। तो सबसे अधिक ये लिटरेसी यानी सबसे अधिक पढ़े लिखे और समझदार स्टेट है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और सबसे लोवेस्ट कौन है, तो बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा है।
तो 45 का राइट आंसर बी होगा, केरल है। देखिए यहाँ पे अधिक आपको सेक्स रेशियो यानी कि 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितना है, तो वो 1084 है, यानी 1084 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम लिंगानुपात लोवेस्ट सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा है, तो 46 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा का 879 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कम सेक्स रेशियो यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके पानीपत से लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, तो ऐसा यूटी केंद्र शासित प्रदेश बताइए या यूनियन टेरिटरी बताइए जहाँ पे सेक्स रेशियो अधिक है। 47 का आंसर बी होगा, पुडुचेरी। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम यानी न्यूनतम का मतलब मिनिमम सेक्स रेशियो लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो 48 का राइट आंसर आपका बी होगा, दमन और दीव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य का है, तो यहाँ पे 49 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहार का है सबसे अधिक। तो ये आपको याद रखना है, सबसे अधिक घनत्व हाईएस्ट डेंसिटी बिहार का है, जबकि सबसे जो है लिटरेसी रेट में लोवेस्ट नंबर पर भी बिहार है। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी परसेंटेज वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो 50 का आंसर भी होगा, वो लक्षद्वीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हम लोग टॉप 50 प्रश्न आज हम लोग कंप्लीट किए। इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर और उत्तर कुंजी है, वो जो कि 1 से हम लोग 50 तक कंप्लीट किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इसी प्रकार से हम लोग और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और लेटेस्ट वीकली, मंथली और ईयरली अर्धवार्षिकी करंट अफेयर लाएंगे। इस प्रकार से हम लोग रिविजन और प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो है कोई भी एग्जाम आसानी से जो है करंट अफेयर और दूसरे सेक्शन से ना छूटे। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।